तिब्बत से मिले खतरे के संकेत तो नेपाल में जारी हुआ हाई अलर्ट। मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले अहेड का एक्स अकाउंट सस्पेंड। होर्मुज पर फिर युद्ध का खतरा, ट्रंप के बयान ने बढ़ाई चिंता। नेपाल की बाढ़ में बहकर आए शव से लोगों ने चुराई सोने की बालियां। भारत के आर्टिकल 370 के बाद पाक का पीओके पर बड़ा दाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त हो चला है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल में बाढ़ के बीच करीब 28 अगस्त 2026 को एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। तिब्बत की तरफ से एक और झील टूटने की खबर के बाद नेपाल के अधिकारियों ने लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। धडिंग जिले में पुलिस, नेपाली सेना और एपीएफ की टीमें लोगों के घर और दुकान खाली करा रही हैं। बुजुर्गों को स्ट्रेचर की मदद से ऊंचे और सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। लोगों से ज़रूरी सामान लेकर पहाड़ों की तरफ जाने और आसपास के लोगों को भी अलर्ट करने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा है और इसके नीचे आने में 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। खतरे को देखते हुए चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोककर कर्मचारियों और वाहनों को पीछे हटने का निर्देश दिया। नेपाल में बुधवार की बाढ़ से पहले ही भारी तबाही हो चुकी है। अब तक 469 लोगों की मौत और 1500 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। भारत के भी 300 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में 13,295 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और 3,253 लोगों को बचाया जा चुका है। 15 नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगाए गए हैं। नए खतरे के कारण रेस्क्यू फिलहाल रोक दिया गया है। भारत भी नेपाल के संपर्क में है और मदद भेज रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि मोहन भागवत से संबंधित है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इन्फोसिस थिएटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद बढ़ गया। कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे संगठन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड ने दावा किया है कि उसका एक्स अकाउंट कुछ घंटों के लिए सस्पेंड हो गया था। संगठन का आरोप है कि विरोधियों ने बड़ी संख्या में बॉट अकाउंट्स के जरिए उसके हैंडल को ब्लॉक कराने और एक्स के एल्गोरिदम को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि एक्स की सपोर्ट टीम के हस्तक्षेप के बाद अकाउंट बहाल कर दिया गया। अहेड ने एक्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि संदिग्ध बॉट गतिविधियों को भी हटाया गया है। संगठन का कहना है कि अब वह यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम की तैयारियों पर ध्यान देगा। आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम को 200 से ज़्यादा संगठनों का समर्थन मिला है और इसका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम तथा वैश्विक एकता का संदेश देना है। हालांकि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, सेव अमेरिकन फ्रॉम हिंदुत्व, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और दलित सॉलिडेरिटी फोरम समेत कई संगठनों ने इसका विरोध किया है और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका और ईरान से संबंधित है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 6 महीनों से तनाव लगातार जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस समय गंभीर आर्थिक और सैन्य दबाव में है और यहाँ तक कि वह अपने सैनिकों को वेतन देने में भी मुश्किल का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका आगे सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अमेरिका कब और किन परिस्थितियों में फिर कोई ठोस कदम उठा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट खुला है, लेकिन ईरान के साथ बातचीत के लिए अभी कोई बैठक तय नहीं है। रूस को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि आगे की कार्रवाई परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। उन्होंने माना कि होर्मुज स्ट्रेट के मामले में रूस का रवैया अब तक अच्छा रहा है, लेकिन इसके पीछे रूस ने कौन से कदम उठाए यह स्पष्ट नहीं किया। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने ईरान की सैन्य शक्ति कमज़ोर होने का दावा तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि किन सैन्य ठिकानों या क्षमताओं की बात कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो कि नेपाल से संबंधित है। दरअसल नेपाल में बाढ़ की तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी दौरान एक शर्मनाक वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ में बहकर आए एक महिला के शव से गहने चुराते हुए 2 युवक नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों युवक लकड़ी के तख्तों और महिला के बाल पकड़कर शव को पानी से बाहर खींचते हैं और फिर उसके कानों से बालियां निकाल लेते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। नेपाल पुलिस ने मामले में चितवन से 25 वर्षीय मदन गुरुंग और 38 वर्षीय उमेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 41 सेकंड का वीडियो शेयर कर बताया कि
दोनों पर शव से बालियां चोरी करने का आरोप है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा 469 पहुंच गया है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इनमें 290 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 466 घायलों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाली सेना ने त्रिशूली हाइड्रो पावर प्लांट की सुरंग में फंसे लोगों को भी बचाया है। वहीं तिब्बत में एक और झील टूटने के बाद नेपाल पर नए खतरे की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोककर लोगों को नदी से 1 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर की ओर, जो कि पाकिस्तान और पीओके से संबंधित है। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत के बाद पाकिस्तान में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार इन दोनों क्षेत्रों के संवैधानिक दर्जे में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का अंतरिम प्रांत बनाया जा सकता है। यह कदम भारत के 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले से मिलता जुलता माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 28वें संवैधानिक संशोधन या किसी नए कानून के जरिए यह बदलाव कर सकता है। इसके साथ संविधान के अनुच्छेद 1 में भी बदलाव की संभावना पर विचार हो रहा है। इस पूरे मामले में भारत और चीन के बीच हालिया बातचीत को अहम माना जा रहा है। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक के बाद पाकिस्तान दोनों देशों के रिश्तों पर नजर रख रहा है। उसे डर है कि भारत चीन सीमा विवाद का कोई समझौता जम्मू कश्मीर और पीओके पर असर डाल सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को संवैधानिक दर्जा देने पर विचार कर रहा है, जबकि कश्मीर अपने पुराने आधिकारिक रुख को बनाए रखना चाहता है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ अक्साई चिन और शक्सगाम घाटी भी इस पूरे क्षेत्रीय विवाद से जुड़े अहम हिस्से हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।